कुछ दोस्त अचानक से एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें अपने अलावा कोई नहीं दिखता। ये इस कहानी का चौथा पार्ट है और अगर आपने इसके पिछले बाकी पार्ट्स को नहीं देखा है तो आपको इस कहानी को समझने के लिए उन पार्ट्स को पहले देखना होगा। उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, साथ ही में आप मेरे चैनल पर जाकर भी उन पार्ट्स को देख सकते हो। कहानी की शुरू में हम ओसागी, आरिसु, कुइना और चिश्चिया यानी कि शंतारो को देखते हैं। अब इन सभी को कार्ड्स के फेसेस वाले गेम खेलने थे। नंबर वाले गेम्स और फेसेस वाले गेम्स में फर्क सिर्फ इतना है, फेस वाले गेम के अंदर ये लोग देख सकते हैं कि इनका दुश्मन कौन है। ये चारों रोड पर बैठे होते हैं लेकिन तभी इनके ऊपर हुकुम का बादशाह हमला कर देता है। ये एक सोल्जर है जो कि गोलियां चलाकर लोगों को मार रहा है। इसके सामने जो भी आएगा वो उसे गोलियों से भून डालेगा। आरिसु और उसकी टीम उससे बचकर भागने लगते हैं। इस सोल्जर के पास हर टाइप की गन थी, चाहे वो रॉकेट लॉन्चर हो या फिर मशीन गन हो, और ना ही इसके पास गोलियों की कमी थी, यानी कि वो कितनी भी गोलियां बर्बाद कर सकता था, जिसके चलते वो काफी सारे लोगों को वहीं मार डालता है। आरिसु और ओसागी एक कार के पीछे जाकर छुप जाते हैं और उनके पास में ही शंतारो और कुइना भी एक कार के पीछे छुपे हुए थे। इन चारों लोगों के पास गाड़ी लेकर नायोमी और वो रिजॉर्ट वाला लड़का पहुंचते हैं। इस लड़के ने होटल के अंदर ओसागी की काफी मदद की थी। आरिसु और इसकी टीम नायोमी के साथ कार में बैठ जाते हैं और वो हुकुम के बादशाह से बचकर भागने लगते हैं, लेकिन वो भी उनका कार से पीछा करने लगता है। वो लोग हुकुम के बादशाह से बचने के लिए कार को बहुत ही स्पीड में भगाते हैं, जिसके चलते उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। वो सभी लोग बच जाते हैं और भागकर एक बिल्डिंग के अंदर छुप जाते हैं। अब ये सब डिसाइड करते हैं कि आज की रात ये यहीं काटेंगे। वो एक मॉल होता है, उन्हें उस मॉल के अंदर खाने का सामान और साथ ही में दवाइयां भी मिल जाती हैं। ये सभी बैठकर प्लान बना रहे होते हैं कि किस तरीके से इन गेम्स को जीता जाए। तभी हमें एक और बात पता चलती है, शिंतारो और नायोमी इन लोगों से बिछड़ चुके हैं। अब जैसा कि इन्हें नंबर वाले कार्ड्स में ऐसे गेम खेलने होते थे जो गेम किसी जगह के अंदर होते थे, यानी कि उस जगह से बाहर निकलने के लिए इन्हें गेम को पूरा करना होता था। लेकिन फेस वाले गेम में ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो पूरे शहर के अंदर कहीं भी भाग सकते हैं। शहर के हर कोने में फेसेस वाले गेम चल रहे हैं, यानी कि अलग अलग कोने में अलग अलग गेम चल रहे हैं। अगर ये हुकुम के बादशाह से बचकर भाग भी गए तो इन्हें दूसरे कोने में जाकर दूसरे गेम को खेलना होगा, यानी कि कुछ भी करके इन्हें सारे फेस कार्ड वाले गेम को जीतना होगा। इन सभी को लगता है कि हुकुम के बादशाह से गेम जीतना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए उस सिटी के दूसरे साइड ही चिड़ी के बादशाह का गेम चल रहा था। तो वो सब डिसाइड करते हैं कि वो पहले चिड़ी के बादशाह को हराएंगे। अब ये सभी उस एरिया में पहुंच जाते हैं जहां चिड़ी के बादशाह का खेल चल रहा था। इस जगह पर काफी सारे कंटेनर्स रखे हुए थे, लेकिन कमाल की बात यह थी कि इस गेम को खेलने के लिए 5 लोगों की जरूरत थी, लेकिन वो तो सिर्फ 4 ही लोग थे। और तभी यहाँ पर पहुंच जाता है वो रिजॉर्ट वाला शूटर। ये वही है जिसको अगूनी पिछले पार्ट में अपने साथ लेकर आग में कूद गया था, लेकिन ये वहां से किसी तरीके से बच गया और ये अब इन सभी का साथ देगा इस गेम को खेलने में। अब ये सभी 5 लोग हो चुके थे। आरिसु नहीं चाहता था कि निरागी उनकी टीम में खेले, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे ऐसा करना होता है, क्योंकि इस गेम के यही रूल्स थे कि अगर 5 जने से कम होंगे तो वो इस गेम को नहीं खेल सकते। ये सभी कंटेनर्स के अंदर चले जाते हैं। इन 5 लोगों का सामना होता है अपोजिशन के 5 लोगों से, मतलब कि इन 5 को उन 5 के साथ कोई गेम खेलना होगा। दूसरी टीम का लीडर था क्यूमा, लेकिन वो अपनी बॉडी पर कभी भी कपड़े नहीं पहनता था। ये क्यूमा ही चिड़ी का बादशाह था। अब क्योंकि वो चिड़ी का बादशाह था, यानी कि गेम के रूल्स भी वही चुनेगा। जो भी वो गेम के रूल्स बनाएगा उसी रूल्स के हिसाब से उन्हें गेम खेलना होगा। इस गेम के रूल्स थे कि उन लोगों के पास 2 घंटे का टाइम है। पहला नियम था कि दोनों टीम्स को 10-10 हजार पॉइंट दिए जाएंगे। दूसरा नियम था टीम के 5 प्लेयर्स इन 10,000 पॉइंट्स को आपस में बांट सकते हैं, यानी कि कोई प्लेयर अपने पास 2,000 पॉइंट रख सकता है, वहीं दूसरी साइड दूसरा प्लेयर 500 पॉइंट भी रख सकता, लेकिन इन सभी को इन 10,000 पॉइंट्स को आपस में बांटना होगा। अगर क्यूमा की टीम में से किसी ने भी उन्हें छू दिया और उसके पॉइंट ज्यादा हुए, यानी कि उसके पास ज्यादा पॉइंट्स हुए और उसने आरिसु की टीम के किसी इंसान को छू दिया तो उसके 500 पॉइंट माइनस हो जाएंगे और क्यूमा की टीम के पास 500 पॉइंट्स प्लस हो जाएंगे। अब इस गेम का एक और खास नियम है, अगर एक ही टीम के 2 जने आपस में एक दूसरे को पकड़कर भागते हैं और अगर उनके पॉइंट्स ज्यादा हुए और उन्हें कोई कम पॉइंट्स वाला छू देता है तो उसकी हार होगी और ज्यादा पॉइंट्स वालों की जीत होगी। लेकिन जीतने पर भी उन्हें सिर्फ 250 पॉइंट्स ही मिलेंगे, वो पॉइंट्स बट जाएंगे। इस गेम का एक और नियम था, इस गेम के अंदर 2 बेस बनाए गए थे। अपने अपने बेस के ऊपर हर टीम के एक बंदे को वहां रहना होगा, क्योंकि अगर दूसरी टीम के बंदे ने उनके बेस को छू दिया तो उन्हें पूरे 10,000 पॉइंट्स मिल जाएंगे। बेस की एक और खासियत है, अगर वहां पर कोई खड़ा हुआ है और अपने बेस को छूकर वो खड़ा रहता है तो उसके पॉइंट्स अनगिनत हो जाएंगे, यानी कि उसके पास कोई पॉइंट्स की कमी नहीं रहेगी। फिर उसे अपोजिट टीम का कोई भी छू लेता है तो वो हारेगा ही, लेकिन इसके लिए उन्हें बेस को लगातार छू कर रखना होगा। अगर उनका बेस पर से हाथ हटा तो उनके पॉइंट्स वापस वही हो जाएंगे जो उनके पास पहले थे। इस गेम का एक और नियम था कि दोनों टीम्स आपस में एक दूसरे
दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थीं। उन्हें बिना किसी को नुकसान पहुंचाए ही इस गेम को जीतना होगा। इस गेम के काफी नियम हैं लेकिन बहुत ज्यादा आसान हैं। इस गेम का एक और नियम यह है कि वहाँ पर जितने भी कंटेनर्स रखे हुए हैं उनमें से कुछ कंटेनर्स के अंदर पॉइंट्स भी हैं, यानी कि अगर वो उन कंटेनर्स को खोल कर देखते हैं और उनका नसीब अच्छा हुआ तो किसी कंटेनर के अंदर उन्हें पॉइंट्स मिल जाएंगे। साथ ही में इस गेम का एक और नियम है, अगर कोई इंसान अपने बेस पर खड़ा हुआ है और उसने अपने बेस को छुआ हुआ है, फिर अगर उसके पास कोई अपोजिट टीम का बंदा आकर उसे छू देता है तो उसके 500 पॉइंट्स माइनस नहीं होंगे, उसके सारे पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे, जिसके चलते आसमान से लेजर आएगी और उसे मार डालेगी। अब इस गेम के अंदर उन्हें 2 घंटे दिए जाते हैं। 2 घंटे के अंदर जिस भी टीम के ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो टीम जीत जाएगी और हारी हुई टीम को मार दिया जाएगा। यहाँ हमें क्यूमा की कुछ बैक स्टोरी बताई जाती है। क्यूमा और उसकी टीम भी पहले नॉर्मल इंसान ही हुआ करते थे। वो भी एक दिन अचानक से इस दुनिया के अंदर आ गए। उन्होंने भी सभी की तरह गेम्स को खेल खेल कर अपने वीजा को बढ़ाया था और अब क्यूमा इस गेम के अंदर बादशाह बन चुका है। उन दोनों टीम्स को ही अपनी अपनी जिंदगियों के लिए लड़ना है, यानी कि वो सभी इंसान है, कोई भी बुरा नहीं है। जो भी इन गेम्स को करवा रहा है वो बहुत ज्यादा चालाक है। अब इस गेम के अंदर सभी लोग कंटेनर्स में भागने लगते हैं। सीधा सिंपल आंसर है, इस गेम के अंदर उन्हें सामने वाली टीम के बंदे के पॉइंट्स को गैस करना था। उन्हें दिमाग लगाना था, अगर सामने वाली टीम के बंदे के पास कम पॉइंट्स हैं और अगर वो उसे छू देते हैं तो उसके 500 पॉइंट्स उन्हें मिल जाएंगे। क्यूमा की टीम आरिसू के बेस पर हमला करती है, लेकिन वहां पर पहले से ही तत्ता खड़ा हुआ था। ये वही है जिसने उसागी की रिजॉर्ट के अंदर काफी मदद की थी। तत्ता बेस पर हाथ लगा के रखता है और वो क्यूमा की टीम के एक बंदे को छू देता है। इसका नाम था सितारा, जिसके चलते उसके सारे पॉइंट्स माइनस हो जाते हैं। आसमान से एक लेजर आती है और उसे मार डालती है। ये क्यूमा का काफी अच्छा दोस्त था। अब क्यूमा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब इस गेम के अंदर क्यूमा की टीम आरिसू की टीम के ऊपर भारी पड़ रही थी। जहां क्यूमा की टीम के लगभग 15,000 पॉइंट्स हो चुके थे, वहीं आरिसू की टीम के पास सिर्फ 4,500 पॉइंट ही बचे थे। आरिसू की टीम प्लान बनाती है कि अब वो लोग उनसे छूकर पॉइंट्स जीतने की जगह कंटेनर्स में से पॉइंट्स ढूंढेंगे। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, वहां रखे हुए किसी किसी कंटेनर्स के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं। आरिसू की टीम अभी भी काफी पीछे थी। अब उनका आखिरी रास्ता बचा था उनके बेस के ऊपर हमला करना। आरिसू और क्वीना अपनी जान की बाजी लगाते हैं और वो उनके बेस के ऊपर हमला कर देते हैं। ऐसा करने पर आरिसू जीत भी जाता है और उसे मिलते हैं 10,000 पॉइंट्स। लेकिन अभी भी आरिसू की टीम को जीतने के लिए 3,000 पॉइंट्स चाहिए थे। लेकिन अब क्यूमा की टीम दिमाग लगाती है, क्योंकि उनके पॉइंट्स ज्यादा थे, इसीलिए वो किसी से भी अब लड़ना नहीं चाहते थे। उन्हें अब किसी को छूने से मतलब ही नहीं था। वो अपने बेस के पास जाकर बैठ जाते हैं और टाइम खत्म होने का इंतजार करने लगते हैं। वहीं दूसरी साइड आरिसू की टीम को कंटेनर्स के अंदर से 2,500 पॉइंट्स और मिल जाते हैं। अब जीतने के लिए सिर्फ उन्हें 1000 पॉइंट्स की जरूरत थी। इसके लिए उन्हें दूसरी टीम के 500 पॉइंट्स को कम करना होगा और अपने पास 500 पॉइंट्स को बढ़ाना होगा। अब लगभग आरिसू की टीम हारने ही वाली थी। तभी हमें तत्ता की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहां हम देखते हैं तत्ता पहले एक कार मैकेनिक हुआ करता था, जहां वो अक्सर अपने दोस्त के साथ बैठकर यही बातें किया करता था कि उसे ये काम बिल्कुल पसंद नहीं है, उसे जिंदगी में कुछ बड़ा करना है। अब कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आती है, जहां तत्ता अपनी जिंदगी से काफी परेशान हो चुका था। वहीं दूसरी साइड हम देखते हैं कंटेनर्स के बीच ओसागी और निरागी को। अब क्योंकि उसे पता चल चुका था कि वो गेम हारने वाले हैं, इसीलिए वो सोच रहा था कि वो इससे पहले ओसागी का रेप कर देगा। लेकिन तभी वहां पर आरिसू पहुंच जाता है और वो निरागी को बहुत मारता है। अब सिर्फ उनके पास 5 मिनट का टाइम बचा था। आरिसू की टीम बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, क्योंकि वो कुछ ही टाइम के बाद मरने वाले थे। वहीं दूसरी साइड क्यूमा अब जीतने ही वाला था, तो इसीलिए वो थोड़ी देर के लिए हवा खाने के लिए बाहर आता है। आरिसू भी क्यूमा के पास पहुंच जाता है। वो उससे बोलता है, तुम बहुत शातिर प्लेयर हो, तो क्या मैं मरने से पहले ऐसे दिमागदार प्लेयर से एक बार हाथ मिला सकता हूँ? अब क्योंकि क्यूमा को पता था कि उसके पॉइंट्स आरिसू से ज्यादा हैं, इसीलिए उसे हाथ मिलाने में कोई हर्ज नहीं था। वो आरिसू से हाथ मिला लेता है, लेकिन तभी अचानक से क्यूमा के 500 पॉइंट्स माइनस हो जाते हैं और वो आरिसू की टीम के पास जुड़ जाते हैं। अब आरिसू की टीम के पॉइंट्स क्यूमा की टीम से ज्यादा हो चुके थे। अब आरिसू बताता है उसने ऐसा कैसे किया। कहानी कुछ मिनट पीछे जाती है, जब तत्ता बैठकर सोच रहा था कि वो जिंदगी में उसने कुछ भी नहीं किया है। वो आज आरिसू की मदद करना चाहता था, इसीलिए वो अपने हाथ को एक कंटेनर के बीच में देकर तोड़ने लगता है। दरअसल में इन सभी के हाथ में ब्रासलेट बंधे हुए थे और इन ब्रासलेट की मदद से ही उन्हें पॉइंट्स को कम बढ़ती करने में मदद मिलती थी। इसीलिए तत्ता अपने हाथ को तोड़कर उस ब्रासलेट को बाहर निकालना चाहता था, ताकि वो अपने ब्रासलेट को आरिसू को दे दे और आरिसू किसी तरीके से जाकर क्यूमा को छू ले। तत्ता अपना हाथ तोड़ देता है और उस ब्रासलेट को आरिसू को दे देता है, जिसके चलते अब आरिसू ने क्यूमा का हाथ छू लिया और वो जीत गया। अब क्यूमा की टीम हार चुकी थी। आसमान से लेजर आती है और उन सभी को मार डालती है। आसमान में चिड़ी के बादशाह के एयर बैलून में आग लग जाती है और वो तबाह हो चुका था, यानी कि चिड़ी के बादशाह का गेम वो सभी जीत चुके थे। आरिसू गेम जीतने के बाद तत्ता के पास जाता है, लेकिन
लेकिन ज्यादा खून बहने की वजह से वो मर चुका था। तत्ता ने भले ही अपनी पुरानी जिंदगी में कुछ न किया हो, लेकिन उसने आरिसु की टीम को बचाकर बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी। वो सभी मिलकर उसे दफना देते हैं। वहीं दूसरी साइड चल रहा था दिल के गुलाम का गेम, और इस गेम के अंदर हमें दिखता है शिनतारो। इस गेम को एक जेल के अंदर खेला जाना था। इस गेम के अंदर टोटल 17 खिलाड़ी थे। इस गेम के नियम सबसे ज्यादा सिंपल हैं। इस गेम के अंदर सभी 17 प्लेयर्स को अपने अपने गले में एक पट्टा पहनना होगा। उस पट्टे में गर्दन के पीछे चिड़ी, बादशाह, हुकुम ये सब बने हुए आ रहे थे, जो कि हर घंटे में चेंज भी होते रहते हैं। सभी को सिर्फ इतना करना था, उन्हें पता लगाना था उनके पट्टे पर कौन सा डिजाइन बना हुआ है, यानी कि चिड़ी बना हुआ है या फिर पान बना हुआ है या फिर हुकुम बना हुआ है। इसके लिए वो दूसरे से भी पूछ सकते थे कि उनके पट्टे के पीछे क्या बना हुआ है। लेकिन ये गेम अनलिमिटेड टाइम के लिए होने वाला था। इसकी कोई टाइम की सीमा नहीं थी। साथ ही में उन 17 लोगों में से एक दिल का गुलाम भी था, और उसे गेम जीतने के लिए सभी को मारना था। मतलब अगर किसी ने किसी से भी पूछ लिया कि उनके पट्टे के पीछे क्या बना हुआ है, और अगर वही इंसान दिल का गुलाम निकला, तो जाहिर सी बात है वो उन्हें गलत ही बताएगा। अब इस गेम का यही नियम था कि उन्हें जेल में से एक जेल के सेल के अंदर जाना था। उस सेल के अंदर जाकर उनसे पूछा जाना था कि उनके पट्टे के पीछे क्या बना हुआ है, और अगर उन्होंने सही बताया तो उनकी जान बच जाएगी। अगर उन्होंने गलत बताया तो उनके गले का पट्टा फट जाएगा और वो मर जाएंगे। यहाँ पर कुछ लोग दिमाग लगाते हैं और एक टीम बना लेते हैं। इस टीम के अंदर 5 लोग थे और वो एक दूसरे के पट्टे का सूट उन्हें बता रहे थे, यानी कि उनके पट्टे के पीछे क्या बना हुआ है। ऐसा करके टीम वाले 5 इंसान हर बार जीत रहे थे। उन 5 लोगों की टीम के अंदर अब एक और इंसान आना चाहता है। वो सभी टीम वाले चाल खेलते हैं और उसे गलत डिजाइन बता देते हैं। जब वो जेल के अंदर जाता है तो गलत डिजाइन बता देता है, जिसके चलते उसका पट्टा फट जाता है और वो वहीं मर जाता है। अब ऐसा करते करते सिर्फ वहाँ पर 7 लोग बचे थे। उनमें 3-3 लोगों की 2 टीम बन चुकी थी, लेकिन शिनतारो सिर्फ अकेला बचा था। उसे बताने वाला कोई नहीं था कि उसके पट्टे के पीछे क्या बना हुआ है। शिनतारो वहीं पर एक लड़के से दोस्ती करने की कोशिश करता है ताकि वो उसे उसका सूट बता दे, यानी कि उसके पट्टे के पीछे क्या बना हुआ है। शिनतारो उसे काफी भड़काता है। वो उससे बोलता है तुम जिस पर भरोसा कर रहे हो, जिस टीम पर भरोसा कर रहे हो सकता है कि वो तुम्हें झूठ बता दें, लेकिन मैं तुम्हें सच बताऊंगा। वो शिनतारो की बातों में नहीं आता और वहां से जाने लगता है, लेकिन जाते जाते वो शिनतारो को झूठ बता देता है कि उसके पट्टे के पीछे चिड़ी बना हुआ है, जबकि उसके पट्टे के पीछे ईंट बना हुआ था। अब हमें 2 जनों को दिखाया जाता है। ये लड़का लड़की कपल थे, लेकिन लड़की को शक होने लगता है कि कहीं उसका फ्रेंड उस पर धोखा करके उसे गलत डिजाइन न बता दे, इसीलिए वो परेशान होकर वहीं घूमने लगती है। तभी उसे वहाँ शिनतारो मिलता है। शिनतारो उस लड़की को भी भड़काने लगता है और वो उससे बोलता है कि हो सकता है तुम्हारा कपल अब तुम्हें धोखा दे दे, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं तुम्हें बिल्कुल सही बताऊंगा कि तुम्हारे पट्टे के पीछे क्या बना हुआ है, लेकिन तुम्हें इसके लिए मेरी भी मदद करनी होगी। वो लड़की शिनतारो की मदद नहीं करती और वापस अपने फ्रेंड के पास चली जाती है, लेकिन जाने से पहले शिनतारो उसे बता देता है कि उसके पट्टे के पीछे चिड़ी बना हुआ है। वो लड़की अपने फ्रेंड के पास वापस आती है और उसे बताती है कि मुझे शिनतारो मिला था, जिसने बताया कि मेरे पट्टे के पीछे चिड़ी बना हुआ है, जबकि तुमने मुझे बताया है मेरे पट्टे के पीछे दिल बना हुआ है। और सच भी यही था कि उसके पट्टे के पीछे दिल बना हुआ था। अब सभी जेल के अंदर जाते हैं और जेल के बाहर से निकल कर आता है जैक। ये वही है जिससे शिनतारो पहले मिला था। वो जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि इससे पहले कि उसका दोस्त उसे धोखा देता, उसने अपने दोस्त को धोखा दे दिया था और उसे गलत बताया था कि उसके पट्टे के पीछे क्या बना हुआ है। लेकिन तभी उसका दोस्त बाहर निकल कर आता है। वो 4 लोग बच चुके थे, सिर्फ वो लड़की मर गई थी। अब शिनतारो बताता है कि किस तरीके से उसका दोस्त जिंदा बच गया। कुछ टाइम पहले ही शिनतारो से उसका दोस्त वॉशरूम में मिला था। शिनतारो ने उससे पूछा कि उसके पट्टे के पीछे क्या बना हुआ है, जिस पर शिनतारो 100% श्योर था कि ये मुझे झूठ ही बताएगा। फिर वो दूसरे दोस्त के पास भी गया और उसने दूसरे दोस्त से भी पूछा कि मेरे पट्टे के पीछे क्या बना हुआ है, और उसने भी उसे झूठ ही बताया, क्योंकि वो भी सभी को मारना चाहता था और ये चीज शिनतारो समझ चुका था। अब शिनतारो के पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचे थे, या तो दिल या फिर ईंट। उसने तुक्का लगाया और ईंट बोल दिया, जिसके चलते वो बच गया। लेकिन जब वो वॉशरूम में जैक के दोस्त से मिला था तो उसने उसे सही पट्टे का डिजाइन बताया था, जिसके चलते जैक का दोस्त भी बच गया। अब मारी गई थी सिर्फ वो लड़की। अब क्योंकि दिल का गुलाम भी उन सभी के बीच था, उसका गेम का नियम सिर्फ इतना था कि उसे सभी को झूठ बताकर उन सभी को मारना था। इसीलिए शुरू में जैक ने काफी सारे लोगों को मरवा दिया। आखिर में जाकर शिनतारो को उस पर शक हुआ और वो सभी श्योर तब हो गए जब जैक बाहर निकलकर तेज तेज से हंसने लगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि सभी मर चुके हैं, यानी कि वही दिल का गुलाम था। उसे सब मार देते हैं और ये गेम यहीं खत्म हो जाता है। अब दिल के गुलाम का एयर बैलून भी ब्लास्ट हो जाता है, यानी कि उन्होंने एक और गेम को जीत लिया था। वहीं हमें दूसरी साइड आरिसु, कुइना और ओसागी को दिखाया जाता है। अब क्योंकि उन्होंने अभी अभी चिड़ी के बादशाह को हराया था तो उनके पास 12 दिन का वीजा था। इन 12 दिनों में कुइना डिसाइड करती है कि वो शहर के हर कोने में जाएगी और उनमें से किसी न किसी गेम को जीतने की कोशिश करेगी। वहीं आरिसु और ओसागी
उसागी भी दूसरे कोनों में जाकर किसी और गेम को जीतने की कोशिश करेंगे। कुइना उन दोनों को वहीं छोड़कर वहां से निकल जाती है। अब आरिसु और उसागी दिमाग लगाने लगते हैं कि किस तरीके से दूसरे गेम्स को जीता जाए, लेकिन तभी उन्हें एक तरफ से गोलियां चढ़ने की आवाज आती है। जब वो उस आवाज का पीछा करते हैं तो एक जगह पर पहुंचते हैं। वहां पर वो देखते हैं कि काफी सारे इंसान मरे पड़े हुए हैं, उन्हें किसी ने गोलियों से भून दिया है, यानी कि वहां पर हुकुम का बादशाह पहुंच चुका था। वहां पर अभी भी एक इंसान घायल था, लेकिन वो मरने से पहले आरिसु और उसागी को बताता है कि वो इस दुनिया में बहुत समय से है। अब क्योंकि इस दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं चल सकती थी जिसके अंदर इंटरनेट या फिर चिप का यूज होता हो, लेकिन उसके पास एक पुराने जमाने का कैमरा था जिसके अंदर उसने काफी चीजें रिकॉर्ड की हुई थी। वो मर जाता है। उसागी और आरिसु उस रील वाले कैमरे को चेक करने लगते हैं। उस रील के अंदर पहले से भी यही चल रहा था कि लोग गेम्स जीतकर वीजा एक्सटेंड कर रहे थे, लेकिन ये रील वाला इंसान एक बार ऐसी जगह पर पहुंचा जहां उसे एक लड़की मिली। वो लड़की उसे बताती है कि उसके पास पुराने टाइम की याददाश्त बची हुई है। वो बताती है कि सब लोग इस दुनिया में तब आए थे जब आसमान में आतिशबाजी हुई थी, जब काफी सारे पटाखे फूटे थे, लेकिन वो पटाखे नहीं थे, कुछ और था। इससे पहले कि वो आगे की बात बता पाती तभी वहां पर हुकुम का बादशाह पहुंच जाता है और वो उसको मार डालता है। आरिसु और उसागी वहां की और छानबीन करने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर हुकुम का बादशाह पहुंच जाता है। वो दोनों उससे बचकर वहां से भाग जाते हैं। वो दोनों भागकर एक जंगल के अंदर पहुंच जाते हैं जहां आरिसु और उसागी एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। आरिसु को बादशाह मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी पीछे से एक और इंसान आता है जो कि बादशाह पर गोलियां चलाने लगता है। इससे पहले कि आरिसु उसे देख पाता उसके ऊपर एक डंडा आकर लगता है जिसके कारण वो बेहोश हो जाता है। जब आरिसु की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो जंगल में पड़ा हुआ था, उसके आगे आग जल रही होती है। तभी उसके पास एक और लड़की आती है। इस लड़की को हम पहली बार देख रहे हैं। इसका नाम है अकाने। अकाने की एक टांग नकली थी, लेकिन वो शिकार करने में माहिर थी। वो लड़की आरिसु को उसके नाम से बुलाती है, जिस पर आरिसु चौंक जाता है कि उसे उसका नाम कैसे पता है। पर अकाने उसे बताती है कि उस इंसान ने मुझे तुम्हारा नाम बताया है जो वहाँ पीछे बैठा हुआ है। आरिसु जब उस इंसान को देखने के लिए जाता है तो वो और कोई नहीं बल्कि अगूनी था। अगूनी निरागी को लेकर आग में कूदा था, जिसके बाद निरागी भी बच गया था और अगूनी भी बच चुका था। और इसी के साथ यहीं पर ये पार्ट खत्म हो जाता है। अगले पार्ट में हमें इस दुनिया की सारी सच्चाई पता लग जाएगी और ये लोग यहाँ से जिंदा निकलेंगे या फिर मर जाएंगे। अगला पार्ट मैं बहुत ही जल्द लाऊंगा। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, ताकि जैसे ही मैं अगला पार्ट डालूं आपको तुरंत पता चल जाए।